आज के लेक्चर को आपको अंत तक देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेयरली अवेलेबल है। सप्तशिलाकार चक्रा गोचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो आपको नक्षत्र वेद के बारे में बताता है, उससे होने वाले जो असर होते हैं उनके बारे में बताता है। मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बार बार देखिए, फिर अपने घर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको सीखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। दैट इज सप्तशिलाकार चक्रा। शेयर हुआ जी? हाँ जी सर, शेयर। ओके। इस सप्तशिलाकार चक्रा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी तस्वीर है एक। देखो ये लाइन जो होती है ना जी, इसको 7 वर्टिकल 7 हॉरिजेंटल लाइन होती हैं इसकी। इसमें इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, जैसे ये जोड़ा हुआ है। मैं आपको बाद में इसको स्केच ड्रा करना भी सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको ऐसे सीख लो एक बार। और जो इसका ईस्ट कोना होता है वहाँ से कृतिका नक्षत्र से शुरू करते हैं, और पूरे के पूरे जो 28 नक्षत्र हैं इनमें सर्वोत्तभद्रा चक्र में अभिजित नक्षत्र भी लिया जाता है। और जो 28 के 28 नक्षत्र हैं इसके ऊपर उल्लेख दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको कैसे हम इसका यूज करते हैं वो बताते हैं। ये नक्षत्र ट्रांजिट का एक बहुत ही बढ़िया टूल है। सर्वोत्तभद्रा के बाद इसका नाम आता है। सर्वोत्तभद्रा चक्र थोड़ा उसको अप्लाई करने में टाइम लगता है, इसको अप्लाई करने में समय नहीं लगता है। सप्तशिलाकार चक्र आप कुछ ही सेकंड्स में लगा सकते हैं, मिनट भी नहीं पूरा लगता, और इसलिए इसका अपना महत्व है। और कई जगह सर्वोत्तभद्रा चक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, वो हम सप्तशिलाकार से ही हमारा काम चल जाता है। तो उसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिया हुआ है 7 रेखाएं खड़ी व 7 पड़ी, मतलब 7 हॉरिजेंटल 7 वर्टिकल 7 हॉरिजेंटल। इनको आपस में मिलाइए और इनके कोने आपस में मिला दो। अब ईशान कोण से शुरू करते हुए, ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट कोने में अभिजित के 28 नक्षत्र ले, नक्षत्र तालिका से शुरू करें। यदि सूर्य के नक्षत्र का वेद जन्म नक्षत्र दिन से हो तो प्राण का संशय उपस्थित होता है। मैं अभी बताता हूं आपको, पहले पढ़ लो। आधान नक्षत्र 19वां नक्षत्र होता है। पहला नक्षत्र 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र ही माना जाता है। एक जन्म नक्षत्र, 2 जन्म नक्षत्र और 3 जन्म नक्षत्र के रूप में माना जाता है। लेकिन जो 19वां नक्षत्र है उसको 3 जन्म नक्षत्र के अलावा आधान नक्षत्र भी बोलते हैं। आधान बोलते हैं, आधान। यदि आधान नक्षत्र 19वें नक्षत्र में वेद हो तो भय की स्थिति बनती है। यदि कर्म नक्षत्र, 10वां नक्षत्र आपका कर्म नक्षत्र होता है, आपके जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, 10वें नक्षत्र पे वेद हो तो धन की हानि बनती है। यदि वेद कारक सूर्य पाप युक्त हो तो विशेष अनिष्ट होता है। जब सूर्य अदरवाइज वेद करता है, नॉर्मल सूर्य वेद करता है तो इतना बुरा नहीं होता। लेकिन जब सूर्य ऑलरेडी अफेक्टेड हो, ऑलरेडी किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो, कोई मेलेफिक प्लैनेट उसको देख रहा हो, मेलेफिक नक्षत्र में हो, तो उस समय वो ज़्यादा खराब करता है। इसी तरह जन्म, आधान और कर्म नक्षत्र का एक साथ पूर्व ग्रहों से वेद हो तो मृत्यु होती है। यदि आपका जन्म नक्षत्र जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है वो, और उसका त्रिजन्म नक्षत्र 19वां जिसको आधान नक्षत्र बोलते हैं वो, और साथ में आपका कर्म नक्षत्र जो 10वां नक्षत्र है, एक साथ तीनों जो नक्षत्र हैं आपके किसी बुरे ग्रह के भेद में आ जाते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट आता है।
लेकिन ये ज़रूरी है कि इससे पहले आपको मैं पहले बता चुका हूँ, डरने की घबराने की बात नहीं होती। हमने कॉन्फिडेंस के साथ ये देखना होता है कि दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। यदि दशा भी मार्केश की चलती होगी, अंतरदशा भी 8वें और 12वें घर की चलती होगी, तो हमें खतरा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे में दशा लगन स्वामी की चलती है, दशमा 5वें घर के स्वामी की चलती है, 9वें घर के स्वामी की चलती है, तो हमें खतरा नहीं होता है। अच्छे प्लैनेट्स की दशा चलती हो तो कोई प्रभाव अच्छे का मतलब जो फंक्शनल भी बेनिफिक है और नेचुरल भी बेनिफिक है। जब ऐसे प्लैनेट की दशा चलती है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये नक्षत्र ट्रांजिट तो होते ही रहते हैं ज़िंदगी में। जैसे आपका नेचुरल प्लैनेट है, जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, नेचुरल मेलेफिक बोलते हैं हम, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, क्रूर प्लैनेट आ गया, शनि आ गया। और बेनिफिक हम बोलते हैं जो लेफ्ट ओवर है, बृहस्पति सबसे उत्तम आ जाता है, शुक्र देव ऋषि आ जाता है, और उसके बाद बुध आ जाता है, चंद्रमा वैक्सिंग मून आ जाता है, या बुध जो है किसी प्लैनेट की इफेक्ट में ना हो तो वो बेनिफिक माना जाता है। लेकिन ये बेनिफिक भी खराब हो जाते हैं जब ये 6, 8, 12 के लॉर्ड हो जाते हैं, या कोई बेनिफिक मार्क स्थानों का स्वामी हो जाता है, मार्केश बन जाता है, तो ये बेनिफिक प्लैनेट भी पूरी तरह से बेनिफिक नहीं रहते हैं। जब ऐसे प्लैनेट जो बुरे प्लैनेट डेजिग्नेट हो चुके हों या नेचुरल से क्रूर हो, उनका वेद आपके जन्म नक्षत्र पे आता हो, आपके अधान तारा 19वां नक्षत्र, वो भी आपका त्रिजन्म नक्षत्र है, लेकिन 19वें नक्षत्र को एक डेजिग्नेट किया है, अधान तारा पे आता हो, कर्म तारा पे आता हो, 3 नक्षत्र एक साथ 3 अलग अलग प्लैनेट से या 2 अलग अलग प्लैनेट से या 4 अलग अलग प्लैनेट से वेद हो रहे हों, तो उस समय दशा भी खराब चल रही हो तो मृत्यु के संभावना भी बन जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाता है। ऐसे में आपने देखना है कि कोई सबसे पहले दशा के पास जाएंगे, जब ट्रांजिट लगाएंगे, जब आपको बुरा ट्रांजिट लगता है तो हमें सबसे घबराने की जरूरत है, फिर दशा के पास जाएंगे। फिर हमारे पास बड़े टूल आपको दिए हैं, विपरीत वेद, उसमें विपरीत वेद के पास जाएंगे। क्या विपरीत वेद चल रहा है? विपरीत वेद ये नक्षत्र लेवल वेद है, विपरीत वेद आपके जो प्लैनेट लेवल वेद है और राशि लेवल वेद है, उसका इतना असर नहीं होता जितना नक्षत्र लेवल वेद का होता है, कि नक्षत्र एक छोटे से टुकड़े में वेद करता है। इसी तरह हम जब सर्वतोमुद्रा में चखते हैं तो पद लेवल का वेद आ जाता है और नज़दीक आ जाता है केस, तो इसके लिए और ज़्यादा उसको हमें सीरियस लेना पड़ता है। लेकिन नक्षत्र लेवल जो वेद है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसको कंसिडर करने से भी आपकी जो प्रेडिक्शन है बहुत एक्यूरेसी आती है उसमें। तो सामने दाएं बाएं एक ही रेखा पर वेद होता है। जैसे किसी ग्रह कृतिका, कोई ग्रह कृतिका में है तो सामने वाला श्रावण नक्षत्र है, बाईं और विशाखा से दाईं और कृतिका से उसका वेद समझा जाएगा। ये मैं आपको अभी चार्ट आएगा नेक्स्ट पेज पे, उसमें बताऊंगा। माना आज सूर्य भरणी नक्षत्र में है, किसी का जन्म नक्षत्र अर्द्रा है, तो अर्द्रा जन्म नक्षत्र स्वाति कर्म नक्षत्र और कर धनिष्ठा अधान नक्षत्र है। इन तीनों में से किसी पर भी सूर्य का वेद नहीं है। मंगल आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शनि रेवती में है, राहु केतु क्रमशः उत्तरा फाल्गुनी पूर्वाभद्रा में है। पूर्वाभद्रा नक्षत्र का वेद पुष्य अभिजित अश्विन में है, तो ऐसे व्यक्ति को तीनों नक्षत्र में वेद नहीं है। इसी तरह रेवती, इस तरीके से हम वेद देखते हैं। मैं आगे प्रैक्टिकल में चलता हूँ, तो उसके लिए आगे का आपको बताता हूँ। ये है आपका जो सप्तशिला चक्र है। ये सप्तशिला चक्र क्या है कि यहां से देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है इसका, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया है। नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट,
ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। यहाँ कृतिका से नक्षत्र शुरू करते हैं। यहाँ से एक यदि लेंगे तो कृतिका से ये ए पहला स्थान है, इसको लेते 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 सारे नक्षत्र 28 के 28 नक्षत्र पूरे करते करते देखो अभिजीत भी ले लिया है। यहाँ पे अभिजीत करते करते पूरा ये आ गया है। अब जब इनके कोने मिलाने हैं तो कोने ये 7 ली, ये हमने 7 रेखाएं ली, 1 2 3 4 5 6 7 ली। इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं ली और इनको आपने इस तरीके से मिलाना है कि जो इससे पहला नक्षत्र है उसके अंदर से लिया और यहाँ से इसको लिया, ये ऐसे इसकी एक्सटेंशन कर दी बाहर और इसको यहाँ ले लिया। इस तरीके से नक्षत्र लिखने हैं। यहाँ पे आषाढ़ा आ गया, यहाँ मगा आ गया। ठीक इसी तरह से अंदर से लिया, इस टिप को मिलाया और बाहर से लिया, इस टिप को मिला दिया। इसी तरह से इस टिप को इधर से मिलाया और इस टिप को इधर से मिलाया तो ये पूर्वा फाल्गुनी, ये राइट लेफ्ट सारे वेद आते हैं। जब किसी एक नक्षत्र पे वेद आएगा तो एक तो सीधा अश्विन नक्षत्र को वेद करेगा, उसका जो ये लेफ्ट वेद होगा ये देखो आगे जाके ये लेफ्ट वेद जो है इधर आ जाएगा, अभिजीत नक्षत्र पे आ जाएगा और जो राइट वेद है वो पुष्य नक्षत्र पे चला जाएगा। हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं। ये आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे भरनी नक्षत्र है, भरनी नक्षत्र का जो वेद आता है, एक तो इसका कृतिका नक्षत्र पे वेद आ गया है, एक इसका यहाँ पे आ गया है, तीनों तरफ जाता है, अनुराधा नक्षत्र पे आ गया है और एक इसका मगा नक्षत्र पे आ गया है। एक पे वेद आएगा तो तीनों तरफ वेद माना जाएगा। ये इसने सबसे पहले रूल बताया है। अब यदि किसी का भरनी नक्षत्र होगा तो भरनी आपको एक नंबर मान लेंगे, किसी का कृतिका होगा तो कृतिका को 1 नंबर मानेंगे, रोहिणी होगा तो रोहिणी को 1 नंबर मानेंगे। उसके आगे फिर हम लेंगे चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका मूल नक्षत्र होता है, वो जन्म नक्षत्र कहलाएगा। उसका 10वां नक्षत्र द्विजन्म नक्षत्र भी कहलाएगा और वो आपका कर्म तारा भी होगा। उसके बाद सर ये जो जितने भी नक्षत्र हैं वो ऐसे ही 3 उसमें होंगे, ऐसे ही होंगे बेटे। सपोज हमने षटभिषा का करना है, षटभिषा का करना है तो इसका एक तो बिल्कुल सामने यानी कि ले मैं करता हूँ। अच्छा जी, षटभिषा नक्षत्र का करना है, एक तो बिल्कुल इसके सामने वाला स्वाति नक्षत्र का होगा। हाँ जी, सतविषा आपका सतविषा है, मैं सतविषा लेता हूँ। देखो ये सतविषा है, एग्जाम्पल ये हमने ले लिया। हाँ जी, एक तो स्वाति नक्षत्र हो जाएगा, एक तो बिल्कुल स्वाति नक्षत्र ये आ गया। देखो एक अभिजीत नक्षत्र होगा। हाँ जी, ये देखो कैसे हुआ, ये एक जो है पुष्य होगा और एक ये पुष्य आ गया, ये पुष्य आ गया। ठीक है, यही है बिल्कुल ऐसे तो हम ऐसे ही कर देंगे, इसको ऐसे ही कर और लेंगे। अगर सपोज हमने इसमें नीचे में से कोई लेना हो, मूला लेना हो, हाँ जी, तो मूला का बिल्कुल सामने वाला पुनर्वासु हो जाएगा पहला तो, बिल्कुल ऐसे ही होगा। एंड चित्रा एंड रेवती। हाँ जी, अभी आपका प्रैक्टिकल में कर देते हैं सारा ही। 1 मिनट दे दो बस। सर बेसिकली अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो 3 नक्षत्रों को देखेगा एक तरह। बिल्कुल 3 नक्षत्रों को देखेगा, वो आपके कौन से नक्षत्र हैं हम उस पर डिपेंड करेगा। तो आप किसी एक एग्जांपल को लेते हैं, जो इसमें दी गई है वो लेनी है, या आपका वो भी प्रैक्टिकल में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मूला नक्षत्र का करते हैं अगर हम, चलो, क्योंकि हमने साइड्स के दोनों कर लिए हैं, नीचे और ऊपर के थोड़ा रह गया है। चलो इसको आपका जो मूला नक्षत्र है उसको मैं लगा देता हूँ। मूला नक्षत्र अभी चलेगा, ये आ गया जी। ठीक है जी, ये मूला नक्षत्र है, इस पे लगा। इसके बिल्कुल सामने वाला पुनर्वसु। 1 मिनट है जाओ जी, ये आपका मूला नक्षत्र है जी, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये आपका जन्म नक्षत्र है। ठीक है जी,
जन्म मतलब यहाँ पर हमारा मून बैठा है ना? यहाँ पर हमारा मून बैठा है, जिसमें मून बैठता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। उससे 10वां नक्षत्र जो होता है वो भी आपका जन्म नक्षत्र ही माना जाएगा, द्विजन्म नक्षत्र उसको बोलेंगे, ठीक है। और जो आपका, लेकिन वो कर्म नक्षत्र भी होगा साथ में, ये फर्क समझ लो आप। इस केस में हमारा रेवती हो गया। अगर किसी का मूला में मून बैठा है, हाँ जी, तो जो हमारा 10th हो गया वो रेवती हो गया ना। मैं अभी लेता हूँ। फिर उसके बाद जो नक्षत्र आपका 19वां नक्षत्र होगा वो भी आपका जन्म नक्षत्र होगा, लेकिन क्या है कि उसको हम, एक मिनट, क्या हो गया, अभिजीत को काउंट करेंगे मैं 10th ऑफ, हाँ जी, अभिजीत को भी काउंट करना है हमने। एक मिनट लो, ये लो, आ गया। देखो सबसे पहले हमने अभिजीत को इसमें काउंट करना जरूरी है। ये तो मैंने पहले सबसे पहले बोला है कि हमने अभिजीत को काउंट करना है। तो सर ये रेवती हो गया 10th हमारा। अगर मूला में मून है तो 10th रेवती हो गया। हाँ जी, इज इट राइट? एक मिनट बेटे, मैं पेन ले लूँ अपना, हाईलाइटर, चलो ठीक है। तो देखो इसको हम लिखते हैं, ये आपका 1 हो गया, 1, ठीक है जी। पेन चल जाए बस एक बार। और ये हो गया 2। अब यहां से ऐसे मार्क करेंगे आपको, ताकि आपको सारी क्लास को समझ आ जाए। ये आपका कौन सा नक्षत्र हो गया? द्विजन्म और कर्म तारा। ये आपका कर्म तारा हो गया जी, ठीक है सर। इसको द्विजन्म तारा बोलते हैं। अब आ गया 11 नंबर, 12 नंबर, और ये आ गया आपका 13 नंबर। कहाँ गया ये? 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। ये आपका अधान तारा है, अधान तारा। ये वैसे हम इसको त्रिजन्म तारा बोलते हैं। ये आ गया आपका 20 नंबर, ये आपका 21 नंबर, और ये आपका 22 नंबर। ये आपका अभिषेक तारा भी इसको बोलते हैं, अभिषेक तारा, ठीक है। हेलो। और उसमें क्या होता है कि आपका जो होता है ना, सॉरी, विनाशिक, विनाशिक, विनाशिक तारा आ गया। मतलब ये है, कुल ये देके हो गया कि ये आपके जो 7 तारा है, तीसरा तारा आप सबको मालूम है, इसको विपद तारा बोलते हैं। और उसके बाद 5वां जो नक्षत्र है जन्म नक्षत्र से, उसको प्रत्यारी तारा बोलते हैं। प्रत्यारी तारा बोलते हैं। और 7वां नक्षत्र जो नक्षत्र है उसको वध तारा बोलते हैं। वध, वध तारा। ये कुल मिला के हमारे 7 सेंसिटिव पॉइंट हो गए। पहला, ये जन्म नक्षत्र तो है ही, जन्म तारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19वां और 7वां विनाशिक तारा, 6, 7। ये विनाशिक तारा 6 हो गए। जब कभी कोई ऐसे प्लैनेट पड़ जाएं कि कोई 3 इसमें से आपको 3 इकट्ठे एफ्लिक्ट हो गए, तो सेंसिटिविटी आ जाती है। उनको मैं लेता हूं कौन कौन कब कब क्या क्या करता है। कई बार
तीनों तारे भेद हो जाते हैं, उस समय थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इससे पहले आपने ये नियम कभी नहीं भूलना कि नक्षत्र जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट इज सब सर्विएंट टू दशा सिस्टम। ये कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं है आपने। ए नोट है, नोट कर लो, यहां पे नोट लिख लो। ट्रांजिट इज सब सर्विएंट टू दशा सिस्टम। सबसे पहले आपकी दशा खराब होगी तभी इनके बैड इफेक्ट आपको महसूस होंगे, तभी इसके बैड इफेक्ट आपको झेलने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं झेलने पड़ेंगे। ये इसका पहला नियम है। कोई भी आपने गोचर करना है, ट्रांजिट का कोई भी टूल इस्तेमाल करना है, सबसे पहला नियम है कि जो आपकी दशा से चल रही है वो सर्वोप्रिय है, वो सर्वोत्तम है, उसके ऊपर का कुछ नहीं है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल। तो सबसे पहले दशा खराब होगी तभी आपको बुरे इफेक्ट आएंगे, दशा अच्छी होगी तभी आपको अच्छे इफेक्ट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब ये जो सेंसिटिव पॉइंट है आपके, ये सेंसिटिव पॉइंट में से जब कभी, ये सेंसिटिव पॉइंट भी हम आपको ना हाईलाइट कर देते हैं, इसमें नक्षत्र हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। दूसरा सेंसिटिव पॉइंट ये है, ये आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तीसरा सेंसिटिव पॉइंट है शतभिषा, और चौथा सेंसिटिव पॉइंट है ये रेवती वाला, ये रेवती वाला, और उसके बाद ये वाला अश्लेषा वाला, और उसके बाद मगा वाला, नहीं मगा तो कुछ नहीं है, सॉरी गलत हो गया, उत्तर फाल्गुनी है ना, गलती से लग गया टिक बेटे, इसको इरेज करता हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। हाईलाइटर, ये आपका उत्तरा फाल्गुनी। ये जो सेंसिटिव पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 प्रतिहारी सर, 5 नंबर, 5 नंबर प्रतिहारी, 5 नंबर प्रतिहारी, ये भी 7 है। ये 7 पॉइंट है। जब कभी इनके ऊपर 3 भेद आएंगे और दशा खराब होगी तो आपको अलग अलग समय में अलग अलग इसके रिजल्ट आएंगे। वो क्या बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इससे 10वां नक्षत्र कर्म नक्षत्र और अनुजन्मा, जिसको द्विजन्मा भी बोलते हैं, द्विजन्मा नक्षत्र कहलाता है। 19वां नक्षत्र अधान नक्षत्र त्रिजन्मा नक्षत्र कहलाता है। और जन्म तारा से तीसरा नक्षत्र विपद तारा कहलाता है। 5वां नक्षत्र प्रतिहारी तारा कहलाता है। 7वां नक्षत्र वध तारा कहलाता है। और 22वां नक्षत्र जो है विनाशिक तारा कहलाता है। अब इनके उपरोक्त 7 नक्षत्रों को सप्तशिलाका चक्र में चिन्हित किया जाना है। उदाहरण के लिए एक जातक का जन्म चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में हुआ तो इसके लिए 3रा 7वां 5वां 10वां 19वां नक्षत्र क्रमशः पुनर्वसु अश्लेषा नक्षत्र फाल्गुनी नक्षत्र चित्रा नक्षत्र धनिष्ठा और उत्तरा भद्रा नक्षत्र हो गए। जैसे आपके साथ हो गए, आपका जन्म किसी का हुआ मूला नक्षत्र में हुआ तो उसके लिए जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो विपद तारा हो गया, प्रतिहारी तारा हो गया श्रावणा नक्षत्र, वध तारा हो गया शतभिषा, और कर्म तारा हो गया रेवती, अश्लेषा तारा हो गया अदान नक्षत्र, और 22वां नक्षत्र विनाशिक तारा हो गया उत्तरा फाल्गुनी। तो ऐसे में क्या होता है, जब सूर्य जन्म तारा को भेद करता है तो जीवन के लिए भय होता है जब जन्म तारा को भेद करता है। लेकिन अकेला भेद करने से कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी यदि दशा भी खराब चल रही है दशा घबराहट जाएगी। जब सूर्य कर्म तारा को भेद करता है तो धन संपत्ति की हानि होने का भय होता है। अकेला भय होगा तब जब दशा भी साथ देगी तो लॉस हो सकता है, लेकिन एक से भेद से कुछ नहीं होता। जब सूर्य अधान तारा को भेद करता है तो भय और व्याकुलता दोनों होती हैं। जब अधान तारा है त्रिजन्म तारा हो गया तो उसमें इंसान एंग्जाइटी हो जाती है, इंसान को दिल घबराने लगता है और भय, अनसीन भय से इंसान पीड़ित रहता है। और
यदि मंगल या शनि के द्वारा जन्म तारा, कर्म तारा और अधान तारा को दुष्प्रभाव हो जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं या मृत्यु हो सकती है। और यदि इन तारों को शुभ ग्रहों का भेद होता है तो अच्छे स्वास्थ्य की आशा की जाती है। जब कभी आपके जन्म तारा, कर्म तारा और अधान तारा, जो कौन कौन से हैं, पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वें नक्षत्र को अचानक ही मंगल और शनि जैसे प्लैनेट के साथ से भेद हो जाए तो क्या होता है? तो ऐसे में इंसान को मृत्यु का भय रहता है, लेकिन मृत्यु तभी होती है जब दशा सिस्टम में मृत्यु लिखी होगी। दूसरी बात, जब ऐसे में एक तो ये भेद हो गया और आप देख रहे हैं कि एक दिन के प्लैनेट के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद कोई ये भेद जो है ना, इनके ऊपर कोई और अच्छे प्लैनेट भी आ रहे हैं, अच्छे प्लैनेट भी भेद करने लगे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? जो स्वास्थ्य खराब होगा वो ठीक हो जाएगा, जो फिक्र होगा वो ठीक हो जाएगा, जो खर्चा बहुत हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। ये बातें हैं कि जब बुरे ग्रह का भेद हो रहा हो और उसके 1-2 दिन के बाद अच्छे प्लैनेट भी भेद देने लगे इनको, तो आप ये मान के चलो कि संकट जो है वो छोटा सा है, संकट बहुत छोटा सा है, जो हो रहा है थोड़े समय के लिए है, ठीक हो जाएगा। यदि कोई बीमार पड़ गया है तो 2-4 दिन के बाद आप देखेंगे अच्छा नक्षत्र इधर आ गया है तो ठीक हो गया। यदि किसी के पास खर्चा बहुत बढ़ गया है तो आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद अच्छे प्लैनेट का भेद आ गया है तो वो खर्चा भी ठीक हो गया, आपकी सीमा में आ गया खर्चा। तो ये इस तरीके से हमने देखना है, प्रैक्टिकल भी लगा के देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सभी 7 तारों का एक के बाद एक अशुभ ग्रहों का प्रभाव जीवन को भय देता है। ये है बात। जब 7 के 7 प्लैनेट के ऊपर मेलेफिक भेद होता है और दशा भी खराब होती है तो मृत्यु तय हो जाती है। वो उस समय बीमारी ठीक नहीं होती, मृत्यु हो जाती है। यदि ऐसे में शुभ ग्रह भी शामिल हो जाएं इन वेद 7 वेदों में, 1-2 शुभ हैं, 1-2 अशुभ हैं, तो जब शामिल हो जाते हैं तो दुर्भाग्य के रूप में फल देता है। तो बुरा वक्त हो जाता है बंदे का, बीमारी में टूट जाता है, बीमारी में इंसान की खर्चा बहुत हो जाता है। तो ऐसे समय में हम ये मान के चलेंगे यदि तो अच्छे ज़्यादा हैं, अच्छे प्लैनेट ज़्यादा हैं इन नक्षत्रों के ऊपर, इन 7 नक्षत्रों पे अच्छे प्लैनेट ज़्यादा हैं तो आपको कम डिस्कम्फर्ट होगा। यदि बुरे प्लैनेट ज़्यादा हैं तो जितना बुरे प्लैनेट का प्रभाव बढ़ता जाएगा उतने कम डिस्कम्फर्ट बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि 7 के 7 बुरे ही हैं तो उस समय यदि मार्केश की दशा चल रही है या 8वें घर की 12वें घर की दशा चल रही है तो स्थिति बिगड़ सकती है, मृत्यु हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। जिस दिन चंद्रमा जन्म नक्षत्र, द्विजन्म, त्रिजन्म नक्षत्र पर गोचर कर रहा हो उस दिन, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बाई चांस चंद्रमा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है या आपके कर्म तारा के ऊपर है, ये या आपके अधान तारा के ऊपर है, पहले नक्षत्र के ऊपर, 10वें नक्षत्र पे ऊपर या 19वें नक्षत्र के ऊपर से चल रहा है, उस दिन यदि कोई ग्रह राशि चेंज होती है, किसी की कोई ग्रह राशि चेंज करता है, सूर्य जैसे संक्रांति के अंदर चेंज करता है, कोई शनि उस दिन चेंज कर रहा है, राहु उस दिन घर चेंज कर रहा है, केतु उस दिन घर चेंज कर रहा है, मंगल उस दिन घर चेंज कर रहा है, तो ऐसे समय में जब गृह युद्ध होता है तो कई तरह की दुर्घटनाएं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कई तरह की दुर्भाग्यशाली सूचना आपको मिल सकती है, दुर्भाग्यशाली घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं यदि आपकी दशा अच्छी नहीं है। तो यदि प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर रहे ग्रह हों तो एक ग्रह शुभ दृष्टि करता हो तो अशुभ परिणामों का निरस्तीकरण हो जाता है। जब बुरे ग्रह काफ़ी बड़ा प्रभाव पा रहे हो, ऐसे में एक ग्रह ऐसा होता है जो शुद्ध है, अच्छा है, बढ़िया है, सात्विक है, अब आपके लिए दोनों तरह से नैसर्गिक भी शुभ है वो और फंक्शनल भी वो शुभ है, तो क्या होता है वो बुरे का नष्ट करके, उनका प्रभावहीन करके आपको अच्छे
कंफर्ट में ले जाता है। लेकिन जब कभी शुभ ग्रह कोई पापी ग्रह देखता हो तो ऐसे में शुभ ग्रह का जो प्रभाव है वो अच्छा से नहीं मिल पाता, अपना पूरा प्रभाव शुभ ग्रह नहीं दे पाता। यदि गोचरवश एक अनुकूल ग्रह अपनी नीच राशि शत्रु राशि में गोचर करता हो या उसको सूर्य का जो एस्पेक्ट है वो उसको मिल रहा हो तो ऐसे में प्रतिकूल परिणाम का कारण बन जाता है। ऐसे में बुरे ही प्रभाव मिलेंगे आपको। यदि चंद्र की राशि में सूर्य, मंगल, बृहस्पति या शनि प्रथम 8वें 10वें भाव में गोचर करते हों तो जातक के जीवन के लिए भय, उच्च सामाजिक स्थिति में का पतन और धन संपत्ति की हानि का कारण होते हैं। लेकिन ये अच्छा तब बुरा तब करेगा जब दशा होगी बुरी, अच्छा तब करेगा जब दशा होगी अच्छी। अपने गोचर के कारण जन्म चंद्रमा से गोचर में चंद्रमा का 8वें में मंगल हो, 7वें में राहु हो, 9वें में बुध हो और बुध के साथ 4, बृहस्पति के 3रे, शुक्र का 6ठा, शनि का 1ला और सूर्य 5वें भाव में गोचर मान, सम्मान और धन संपत्ति की हानि और जीवन को बह देता है। मतलब क्या हो गया कि आपके जितने तारे 7 तारे हैं, 7 तारों पे बुरा प्रभाव आ जाएगा तो जीवन को भय भी मिलेगा, धन का संकट भी आ सकता है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी आ सकती है। कोई भी ग्रह जो 6 से अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं बात सुनो, जो कोई भी ग्रह जो 6 से अधिक विनाष्टिक वर्गा में अंक प्राप्त कर लेता है उसको वेद से पीड़ा नहीं होती। कोई भी ग्रह जो जिसको विनाष्टिक अंक 6 से ज़्यादा मिले, 8 तो टोटल होते हैं ना, जब 6, 7 या 8 जिसको मिल जाएंगे उसके उस ग्रह के ऊपर वेद का प्रभाव नहीं आएगा। कोई भी ग्रह जब 6 से ज़्यादा अंक अपने विनाष्टिक वर्ग में पैदा कर लेता है, प्राप्त कर लेता है तो उसके ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई 1 या 2 बुरा प्रभाव उसको तंग नहीं कर सकते। लेकिन जब बुरा प्रभाव चारों तरफ से आ जाए, 3 या 3 से ज़्यादा बुरे प्रभाव आ जाएं, आपका कंपोनेंट है 7 कंपोनेंट है इसमें, जन्म तारा पे बुरा प्रभाव आ जाए, विपत तारा पे बुरा प्रभाव आ जाए, अदान तारा पे बुरा प्रभाव आ जाए, प्रत्यारी तारा पे बुरा प्रभाव आ जाए, कर्म तारा पे आ जाए, तो 3, 4, 5 पे आ जाए, दशा भी बुरी हो तो बुरा प्रभाव जरूर आएगा। लेकिन जिस प्लेनेट के ऊपर, कोई प्लेनेट भी इधर बैठे होंगे ना इन नक्षत्रों पे, जब इन नक्षत्रों में कोई प्लेनेट बैठा है उसके ऊपर ये देखना है कि अफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन जो दशा का लॉर्ड है उसके नंबर आपके 6 से ज़्यादा हैं और वो शुभ है, तो आप चिंता मत करो, फिर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। जुपिटर बच्चों का कारक है, जुपिटर के नंबर 6 से ज़्यादा हैं और आपके इधर प्रॉब्लम आ रही है तो जुपिटर आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। सपोज करो आप का दशा लॉर्ड है, उसका 2 या 3 उसको विनाष्टिक वर्ग में नंबर मिले हैं तो नुकसान होना संभव है जब दशा खराब होगी। जिस प्लैनेट की दशा चल रही है यदि उसके विनाष्टिक नंबर आपको 6 से ज़्यादा हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जब प्रॉब्लम आए तो उसका आप हल कर सकें, तो सिर्फ केवल अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है, समझे ना जी। तो इसको लगाना कैसे है हम दोबारा बात कर लेते हैं लगाने की। तो लगाओगे, गोचर लगाओगे, अभी का गोचर लगा के देख लेते हैं, इसी पे लगा के देख लें जी गोचर, यदि आपको दिक्कत ना हो। हाँ जी सर। तो आज का गोचर बोलो जी, सूर्य कौन से नक्षत्र में चल रहा है जी? सूर्य से शुरू करते हैं, सूर्य कौन से नक्षत्र में चल रहा है जी? लिखो जी, देख लो जी। हाँ जी, उत्तर भाद्रपद में चल रहा है। उत्तर भाद्रपद में चल रहा है सूर्य जी, तो सूर्य को उत्तर भाद्रपद में लिख देते हैं जी। यहाँ आ गया जी सूर्य,
ये लिख दिया जी, दिख गया जी आपको, दिखता है जी। चंद्रमा कहाँ चल रहा है, चंद्रमा चंद्रमा बताएं कहाँ चल रहा है। सर देख लो यार, पंचांग देख लो। वही देख रहे हैं सर, एक मिनट। पूर्वाषाढ़ा में था, अब पता नहीं उत्तराषाढ़ा में तो चला गया। पूर्वाषाढ़ा में मून उत्तराषाढ़ा उत्तरा में चला गया। हाँ, लो जी, फर्स्ट पर। उत्तराषाढ़ा। चलो जी, यहाँ पे हमने मून लगा दिया। चलो जी, आगे कौन सा प्लैनेट, मंगल बता दो जी कहाँ चल रहा है जी। मार्च श्रावणा में। मार्च चल रहा है जी श्रावणा, यहाँ हमने मार्च लगा दिया जी। मरकरी उत्तर भाद्रपद। मरकरी सन के साथ ही है। हाँ जी। चलो जी, मरकरी लगा दिया। और जी जुपिटर पूर्व भाद्रपद। क्या, जुपिटर गुरु पूर्व भाद्रपद। ठीक है जी। वीनस और सैटर्न दोनों धनिष्ठा में। चलो जी आगे। राहु कृतिका में है ओके, और केतु विशाखा में। केतु विशाखा में है और राहु है कृतिका में। लो जी, अब हमने देखना है जी इसके वेद कहाँ जा रहे हैं जी। लो जी, सबसे पहले राहु का कहाँ से शुरू करें बताओ। कोई पहले ये बताओ कि आपका किसी सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर कुछ चल रहा है जी, चंद्रमा चल रहा है जी, विपद तारा पे चल रहा है जी चंद्रमा आपका। तो ये बताइए कि चंद्रमा इस समय थोड़ा कोई बताएगा, इस समय वेनिंग है या वैक्सिंग है चंद्रमा? इस समय चंद्रमा कौन सा है? सर कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का है। कृष्ण पक्ष का तो है। वेनिंग या वैक्सिंग ये बताओ। आपको पता है छठी से तारीख जो देनी होगी शिष्टि जो 6 होता, कृष्ण पक्ष के 6 तिथि से क्या होता है शुरू? वेनिंग हो जाएगा। किस तरफ जा रहा है जी? पूर्णिमा की तरफ जा रहा है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अमावस से निकल के पूर्णिमा की तरफ जा रहा है ना जी। अमावस के बाद पूर्णिमा की तरफ जा रहा है ना सर। अमावस्या की तरफ जा रहा है सर, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा है। पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ, तो क्या हो गया? ये वेनिंग हो गया जी। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? चंद्रमा का क्या हो गया जी? चंद्रमा कौन सा हो गया जी? स्ट्रेंथ वीक है ना। नेचर क्या होगी चंद्रमा की? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था, मेलिफिक हो गया। तो इसका मतलब क्या? एक प्रभाव आ गया, एक मेलिफिक प्रभाव आ गया। विपद तारा पे चंद्रमा मेलिफिक हो गया है, ठीक है जी, 1 नंबर प्रभाव आ गया। तो एक तो ये बाई प्लेसमेंट ही आ गया है, ठीक है जी। और हमने और देखने हैं कि कैसे आ रहे हैं प्रभाव, और प्रभाव कैसे आएंगे ये हमने देखने हैं। सर ये जो प्रभाव होंगे सारे पदों पे सेम ही होंगे कि अलग अलग भी होते हैं? सप्तशिलाका पदों पे नहीं चलती, सप्तशिलाका जो है वो नक्षत्रों पे चलती है, पदों पे चलता है सर्वोत्तम बदला चक्कर। इसलिए हम यहाँ पे एज ए होल्स लेते हैं। जी जी, क्योंकि चंद्रमा का मैं देख रहा था कि 6.5 घंटे बाद तो पद चेंज कर देगा, तो फिर इम्पैक्ट क्या रहेगा? ये सर्वोत्तम बदला चक्कर में हम देखेंगे जी। पद हम सर्वोत्तम चक्र में लेंगे। जैसे हमने पहले राशि में लिया, राशि से हमने थोड़ा छोटा कर दिया, नक्षत्रों पे आ गए। ये नक्षत्रों का वेद है। जो सर्वोत्तम बदला चक्र है वो पदों का वेद है। इसका अपना महत्व है, इसको सीखने से आप बहुत जल्दी से काम कर लेते हैं। इसका अपना वेद है, अपना है, सर्वोत्तम बदला चक्र का अपना है, उसके अपने फायदे हैं, इसका अपना फायदा है।
जैसे सबसे पहले आपके पास डंडा होता है ना, डंडा, उसका सबसे बढ़िया फायदा है, घर में बच्चे के पास भी हो वो भी उसको चला लेता है, ठीक है ना जी। उसके बाद सर ये तो भद्र नहीं है, नहीं ये सर्वतोभद्र नहीं है बेटे, तो दिखता तो वैसा ही है। नहीं नहीं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छा ये सप्तशलाका है। फिर आपके पास आपको कोई रिवॉल्वर दे देता है तो उसको चलाने वाले कम हो जाते हैं घर में। आप बोलेगे नहीं यार ऐसा बच्चों के हाथ में नहीं देनी, और लेडीज़ भी चलाती हुई घबराएंगी, क्यों आपको बताया जाता है कि ये बैक पुल मारती है, बहुत ध्यान से पकड़नी पड़ेगी। तो लेकिन जो चलाते हैं उस बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, छोटी सी होती है, अपने पॉकेट में डाल लो, अपने कहीं भी छुपा लो, अपने बैग में डाल लो, तो समय पे काम आती है। फिर आपको वो कोई AK-47 दे दे, तो AK-47 को चलाने के लिए तो आप में अलग से क्षमता होती है, उसके रिजल्ट भी और होते हैं। हर जगह AK-47 नहीं चलेगी, हर जगह रिवॉल्वर नहीं चलेगी। कुत्ता आएगा तो उसको रिवॉल्वर से थोड़ा मारेंगे, आपको डंडा ही काम आएगा, ठीक है ना जी, मेरी बात समझे। तो बिल्कुल सर। ये तीनों तरह के नक्षत्र हैं। पहले वेद आपको राशि वेद बताया, फिर आपको अब नक्षत्र वेद बता रहे हैं, उसके बाद आपको सर्वतोभद्रा चक्र पद वेद बताएंगे। जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ उसको यूज करना है। कई जगह ये सप्तशलाका यूज होगी, सर्वतोभद्रा चक्र नहीं यूज होगा। कई जगह कहाँ होगी, क्या मतलब ऐसे क्या जब example नक्षत्र जो- अभी एक्सरे हो गया ना, MRI तो सर्वतोभद्रा चक्र है। MRI, लेकिन हम हर जगह MRI नहीं कर सकते, जी। तो उसके कहाँ कहाँ हम कैसे वो देखें? अभी आ जाएगा ना, अभी आपको सारा कुछ बताऊंगा। पहले इसको ना थोड़ा सा देख लो, समय थोड़ा हो रहा है क्लास का, क्लास की रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी, 7 मिनट है आपके पास। मून का वेद होगा तो ये मृगशिरा में होगा और शतभिषा में। हाँ बस मैं यहीं आ रहा था। तो इसमें क्या हो गया, एक तो वेद यहाँ आपका आ गया सीधा, स्ट्रेट एक हो गया मृगशिरा में। तो एक आपका इसका लेफ्ट वेद ही है, ये आ गया कहाँ पे आ गया, पूर्व भाद्रपद, पूर्वभद्र आ गया, और एक इसका राइट भी है जी, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी। ये आपका विनाशिक तारा है। हाँ जी। तो मून ने कहाँ कहाँ वेद कर दिया, तो ये तीन पूर्वभद्रा हो गया, उत्तराभद्रा हो गया, विनाशिक तारे पे हो गया। अब चलते हैं किसी और प्लैनेट के पास। तो सर ये दो सेंसिटिव पॉइंट पर वेद हो गया ना? हाँ हो गया ना जी, हो गया वेनिंग हो गया। सॉफ्ट प्लैनेट का वेनिंग मूड है मून सॉफ्ट प्लैनेट है कि नुकसान तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा वेद यदि नेगेटिव बोटें पढ़ने के लगी तो ये बोर्ड तो नेगेटिव डालेगा ना, अपने खिलाफ ही डालेगा। तो अभी मेलेफिक है इसीलिए। हाँ अभी मेलेफिक है इसलिए। तो अब क्या है, इसके बाद अगला कौन सा देखें सर वीनस सैटर्न और मार्स एक ही साथ है धनिष्ठा में, तो वो चलो देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। अब देखो 2 मेलेफिक है, एक आपका बेनिफिक है, तो इसको क्या लेंगे हम। एक तो इसका ये वेद आ गया, ये आ गया, ये आपका 19वां तारा आ गया, त्रिजन्म तारा आ गया। एक इसका कृतिका पे आ गया, एक श्रावणा में। सर कृतिका में कैसे आएगा? सीधा नहीं जाएगा ऊपर, विशाखा नहीं, हम एक शतभिषा। ये धनिष्ठा में है ना, किसमें? धनिष्ठा में तो इधर आएगा, इधर आएगा। फिर उसमें भी नहीं आएगा ना, सॉरी नहीं उसमें भी वही आएगा, अश्लेषा में आएगा ना वो। एक मिनट बेटे, एक मिनट, ये ले। अब इसको दोबारा डालते हैं। एक तो इसका धनिष्ठ, एक तो ये आएगा विशाखा में, एक विशाखा में आया, एक अश्लेषा में, और एक आ गया श्रावणा में, श्रावणा में आ गया था, अश्लेषा। और एक कहाँ आ गया आपका, अश्लेषा में आ गया। ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है जी। हाँ जी सर। और इसमें हमारा श्रावणा भी हमारा सेंसिटिव पॉइंट है, और अश्लेषा भी सेंसिटिव पॉइंट है, ठीक है जी। अब इसके बाद और कौन से प्लैनेट रह गए, जुपिटर का लेते हैं। जुपिटर यहाँ पूर्वभद्रा में बैठा है, और इसका एक तो आ जाएगा इधर चित्रा में आ जाएगा, और एक आ जाएगा 17 में, और एक आ जाएगा इधर उत्तराषाढ़ा में, मून पे आ गया। देखो साफ्टा सेफ्टी फैक्टर ही हो गया। अच्छा जुपिटर डाल रहा है इसीलिए। और सूर्य और बुध का इकट्ठा जा रहा है। हाँ जी। ये आपका इधर तो एक आ रहा है, इधर नॉन सेंसिटिव पॉइंट है,
इसका आएगा ये देखो, सूर्य और बुध का ये आएगा आपका 17, ये भी नॉन सेंसिटिव पॉइंट है। और एक आएगा ये भी नॉन सेंसिटिव पॉइंट है। अब तो कोई बात ही खत्म हो गया, कोई न्यूट्रल से हो गए आप। और सर राहु? हाँ, राहु देखते हैं। राहु भी एक आपका इधर दे रहा है श्रावणा में, भरनी पे, विशाखा पर, भरनी में दे रहा है, और ये विशाखा दे रहा है। एक पे आ रहा है, प्रत्यारी तारा है, प्रत्यारी तारा पे आ रहा है। और साथ में जो आपका जो बृहस्पति ने सारा ही काम खराब कर, इनका सारा खेल बिगाड़ दिया। बृहस्पति ने चंद्रमा पे आ गया आपके, तो बृहस्पति ने सबको न्यूट्रल कर दिया। तो ये क्या करेगा आपको दशा यदि बुरी भी हुई तो भी ये बृहस्पति जो है वो इतना बुरा नहीं होने देगा। तो आपका मन थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इसमें थोड़ा कोई सोच हो आपके दिमाग में चल रही होगी बस। तो सर जो ये धनिष्ठा वाला काम कर रहे हैं, जैसे 2 खराब कर दिया, श्लेषा और श्रावणा। हाँ जी, हाँ जी। इसने श्रावणा काम खराब किया, और इसमें इसका ये अपना ये कर दिया अदान तारा। चंद्रमा का ही है ना जी, चंद्रमा से ही है ना ये चंद्रमा का एक 19वां नंबर तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है ना। हाँ जी, जन्म नक्षत्र से जुड़ा है। इसको तो आप न्यूट्रल समझो। ये आ गया श्रावणा, प्रत्यारी तारा है, प्रत्यारी तारा। बस आपको एक थोड़ा सा एक रहेगा दिमाग में, रहेगा सोच रहेगी कोई किसी के बारे में ना, आप सोच सकते हैं कि थोड़ा मन आपका व्याकुल हो सकता है किसी के बारे में सोच के, और कुछ नहीं होगा। सर हम न्यूट्रल क्यों सोचे? श्लेषा तो मरकरी का होता है। और बेटे चंद्रमा ही आपका स्ट्रांग हो गया बहुत। अच्छा, ओके। तो इसलिए तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मार्स सन। ये तो वीनस इसके साथ ही है, मार्स सैटर्न तो क्या करेंगे, वीनस साथ में है। हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए आपका एक नॉर्मल सा न्यूट्रल थोड़ी सी सोच दिमाग में है, और कुछ नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं कर सकता है ये। बाकी दशा आपके कौन सी चल रही है भी देखना पड़ेगी। दशा कौन सी चल रही है? सर मेरी बात करो, मैंने तो ऐसे ही रैंडम। अच्छा, वैसे ही कर दिया, वैसे ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से लगाना है जी। आप अपने घर में लगाना, सप्तशिलाका चक्र आपकी किताब में है, उसको देखने के बाद ड्राइंग बनाना, उसके पर लगाओ। आप अपना देखो, सारे लगा के अपने बच्चों का देखो। आशा करता हूँ गोचर की एक बहुत ही अद्भुत कृति सप्तशिलाका चक्र, जिसमें हम नक्षत्र भेद देखते हैं, उसके बारे में ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, आपके बहुत काम आएगा।